थर्ड वीडियो फॉर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर के बारे में। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर एम्प्लॉयर्स के क्या ऑब्लिगेशन बनते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है अबाउट द वेरियस डेफिनेशंस जो कि फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आती है, ऑल्सो अबाउट द इम्पॉर्टेंस स्कोप एंड इंट्रोडक्शन अबाउट दिस फैक्ट्रीज एक्ट। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनके लिंक ऐड कर रही हूँ, प्लीज गो एंड वॉच। तो हम आज के टॉपिक ऑब्लिगेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स के लिए मैंने सारे नोट्स रेडी करके रखे हैं। दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड द सेकेंड वीडियो वुड बी हैविंग द अदर टॉपिक्स एंड इसके बाद ये फिनिश है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर के साथ। क्या ऑब्लिगेशन बनते हैं कि एम्प्लॉयर के फैक्टर्स एक्ट 1948 के हिसाब से। चैप्टर वन हम देख पा रहे हैं जैसे कि सेक्शन 6 क्या बोलता है। सेक्शन 6 बात करता है कंपल्सरी अप्रूवल के बारे में। किसके बारे में? कंपल्सरी अप्रूवल। कंपल्सरी अप्रूवल किस केस में बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं जब आप एक फैक्ट्री बना चुके हैं और अगर आप उस फैक्ट्री के एस्टैब्लिश होने के बाद कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, कोई एक्सटेंशन चाहते हैं, कोई नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फैक्ट्री में कुछ एक्सटेंशन हो रहा है, इस केस में आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। प्रायर अप्रूवल किसकी लेनी पड़ेगी? स्टेट गवर्नमेंट की, राइट। स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किस काम के लिए? कंस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन अगर आप फैक्ट्री में चाहते हैं। और वो कौन लेगा? ये अप्रूवल लेने का काम किसका है? ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। तो इस केस में ऐसा नहीं है देखो कि कंपल्सरी अप्रूवल मतलब लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि ले लिया नहीं लिया। कंपल्सरी इन द सेंस यू हैव टू टेक दिस अप्रूवल, ठीक है। अदरवाइज ये कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन का काम पॉसिबल नहीं होगा। ओके, नाउ लेट अस गो टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड नोटिस बाय ऑक्यूपायर के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? रजिस्ट्रेशन फैक्ट्री का, फैक्ट्री की लाइसेंसिंग, या जो ऑक्यूपायर एक नोटिस फाइल करता है उसके बारे में। ये कहाँ लिखा है? तो सेक्शन 6 एंड 7 के थ्रू ये कवर किया जा रहा है टॉपिक, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस। The occupier of the factory is required to get the factory registered for obtaining a license for operating it. Occupier of the factory को जरूरत है कि वो इसका लाइसेंस ऑब्टेन करे। किस पर्पस के लिए? फैक्ट्री को ऑपरेट करने के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग इम्पोर्टेंट है। और उसको एक नोटिस भी साइन करना पड़ता है ऑक्यूपेशन का कि वो क्या ऑक्यूपेशन चल रहा है, क्या काम किया जा रहा है उस फैक्ट्री के अंदर, किस तरीके से हो रहा है। किसको? टू द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज को आपको ये नोटिस भी भेजना पड़ेगा। किसको? ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री भेजेगा, वेरी ऑब्वियसली, ठीक है। At least 15 days before he begins to occupy the factory. फैक्ट्री को ऑक्यूपायर ऑक्यूपाई करेगा उसके 15 दिन पहले उसको ये नोटिस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को भेजना पड़ेगा, ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड नोटिस ऑफ ऑक्यूपेशन शैल बी सबमिटेड इन ट्रिप्लिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ट्रिप्लिकेट में आपको ये एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ऑल्सो द नोटिस, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के साथ नोटिस ऑफ ऑक्यूपेशन लगता है और ये सब किस फॉर्म में जाएगा? जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है एक्ट के अंदर वो, और ट्रिप्लिकेट में आपको ये भेजना है अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट। पेमेंट किस चीज की बात होगी? पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फीस, ठीक है। एंड सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इसके बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो भी इंफॉर्मेशन के बारे में बोलती है वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भी आपको इसके साथ ऐड करके भेजना है। ओके, अभी हम बात करें द एप्लीकेशन कम नोटिस।
मतलब या तो हम इसको एप्लीकेशन बोल दें या एक तरह से एक नोटिस हो गया एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि एक नोटिस भी जा रहा है, पर एक्चुअली जो एप्लीकेशन है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में चल रही है, बट नोटिस थोड़ा ऊपर नीचे वैरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ नोटिस के अंदर जनरली क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, तो फर्स्ट इसमें होगा नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का नाम प्लस फैक्ट्री कहाँ सिचुएटेड है। सेकंड इसमें होगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर, ऑक्यूपायर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। ऑक्यूपायर, ओनर और मैनेजर जो है फैक्ट्री के, उनका नेम और उनके एड्रेसेस। थर्ड हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल एड्रेस। ऑफिशियल एड्रेस एज रेफर टू वो एड्रेस उस टाइम पे जहाँ कंपनी के लिए कम्युनिकेशन भेजा जा सके। ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन अगर फैक्ट्री से करना है तो कोई एड्रेस तो चाहिएगा ना, तो वो एड्रेस जहां पर कम्युनिकेशन भेज सकते हैं फैक्ट्री रिलेटेड, वो एक एड्रेस हो गया, उस ऑफिशियल एड्रेस की तरह काम करेगा, राइट। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फैक्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है उसका क्या नेचर है। ओके, नेक्स्ट बात होती है टोटल रेटेड हॉर्स पावर इंस्टॉल्ड। जो फैक्ट्री में पावर के थ्रू वर्क कर रही है तो टोटल रेटेड हॉर्स पावर हमको बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वर्कर्स लाइकली टू बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। कितने वर्कर्स एम्प्लॉय किए जाएंगे फैक्ट्री के अंदर, कितने लोग काम करने वाले, एक एवरेज तो बना के चलते हैं, तो दैट ऑल्सो यू हैव टू मेंशन एक्सेट्रा। ओके, मतलब ये सारी चीजें जनरली उस नोटिस के अंदर आनी ही आनी है। ठीक है, नाउ ऑल एस्टैब्लिशमेंट विच कम्स विद इन द स्कोप ऑफ द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बारी जो भी इस एक्ट के इस स्कोप के अंदर कवर होने लगती है उनको ये नोटिस भेजना है विद इन 30 डेज। ठीक है, मतलब कोई फैक्ट्री के डेफिनेशन के अंदर नहीं आ रही है, पर वो जिस दिन से आने लगेगी उसके बाद विद इन 30 डेज आपको, जब से ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है फैक्ट्रीज एक्ट, उसके 30 दिन के अंदर आपको ये नोटिस भेजना पड़ेगा, चाहे वो ऑलरेडी रन कंपनी रही हो, सॉरी फैक्ट्री रही हो। Next is, besides factory carrying on manufacturing process for less than 180 working days during the year are required to send such notice at least 30 days before resuming work. अच्छा, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो लास्ट हम जो ईयर में देखें तो कभी कभी ऐसा होता है 180 वर्किंग डेज से कम भी उन्होंने काम किया हो, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है तो आप रिज्यूम कर रहे हो वर्क, उसके एटलीस्ट 30 दिन के पहले आपको ये नोटिस भेजना रहेगा। ठीक है, इफ द CIF इज सेटिस्फाइड, CIF इज द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, तो अगर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज सेटिस्फाइड है जो भी पर्टिकुलर सबमिट किए गए एप्लीकेशन के अंदर, उसको लेके अगर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री सेटिस्फाइड अगर हो जाता है तो वो लाइसेंस फॉर ऑपरेटिंग द फैक्ट्री ग्रांट कर देगा, मतलब आपको लाइसेंस ग्रांट करेगा कि आप फैक्ट्री ऑपरेट कर सकते हो, विच शैल बी वैलिड अप टू 31 दिसंबर, मतलब जो नेक्स्ट 31 दिसंबर आती है तब तक वो लाइसेंस वैलिड होगा, एंड फिर आपको उसका रिन्यूअल करवाना रहता है एवरी ईयर प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर एटलीस्ट 30 डेज बिफोर इट्स एक्सपायरी, मतलब जब भी आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है उसके एटलीस्ट 30 डेज बिफोर आपको उसका रिन्यूअल करवाना रहेगा, अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब फीस लगती है, यस फीस लगती है, इज सेम एज फॉर ग्रांट फॉर लाइसेंस, जो लाइसेंस ग्रांटिंग की फीस रहती है उसी तरह से उसी तरह से इसका फीस भी लगेगा आपको। ठीक है, सो दिस इज फॉर इट। अब हम बात कर रहे हैं नोटिस ऑफ चेंज ऑफ मैनेजर के बारे में। अगर मैनेजर चेंज हुआ है फैक्ट्री के अंदर तो क्या नोटिस लगेगा? हाँ, नोटिस लगेगा। When a new manager is appointed, the occupier must intimate the inspector and chief inspector in the prescribed form. अगर आपने कोई न्यू मैनेजर अपॉइंट किया है तो ऑक्यूपायर को इंटीमेट करना पड़ेगा। किसको इंटीमेट करना पड़ेगा? इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज को, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ही टेक्स ओवर द चार्ज। जिस दिन उस नए मैनेजर ने चार्ज ले लिया है वो आ गया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये
करना है। क्या करना है? नोटिस ऑफ चेंज ऑफ मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को इंटीमेट करना है। ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट इज चैप्टर सेकेंड, जिसके अंदर सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 के बारे में बात हो रही है। और ये सेक्शंस किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? तो इंस्पेक्टिंग स्टाफ, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, उनके पावर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन्स। ठीक है। सो गाइस, एक्चुअली आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलने का, प्लीज लाइक इट। Okay, so let's discuss section 8. Section 8, which says about provides for the appointment of chief inspector, additional chief inspector, joint chief inspector, deputy chief इंस्पेक्टर एंड अदर इंस्पेक्टर्स। ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गजेट में अपॉइंट कर सकती है किसी भी पर्सन को टू बी अ चीफ इंस्पेक्टर टू एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड ऑन हिम बाय द फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जो भी पावर्स उसके ऊपर कन्फर की गई है चीफ इंस्पेक्टर के ऊपर, वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन के थ्रू। इट मे असाइन टू द इंस्पेक्टर सच लोकल लिमिट एज इट मे थिंक फिट, जितना उनको फिट लगता है, जितने एरिया के अंदर, उस हिसाब से वो उन लोकल लिमिट्स के अंदर उन इंस्पेक्टर को असाइन कर सकती है। ऑल सच अपॉइंटेड इंस्पेक्टर, ये सारे जो अपॉइंटेड इंस्पेक्टर होते हैं ना, ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। तो ये जो सेक्शन 8 के अंडर आप मतलब स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर रही है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट ने जिन अंडर सेक्शन 8 ये जो सेक्शन बता रखा है, इसके अंदर जितने भी इंस्पेक्टर और ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है, ये पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। एक तरह से इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ द आईपीसी। आईपीसी के अंदर, आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर जो भी लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं ना, उसी तरह इन इंस्पेक्टर को भी पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर। सेक्शन 9 के अंदर क्या बता रखे हैं? इंस्पेक्टर के पावर्स के बारे में बता रखा है। एज पर दिस एन इंस्पेक्टर में विद इन द लोकल लिमिट्स फॉर विच ही इज अपॉइंटेड, जिन लोकल लिमिट्स, जिन एरिया के लिए उस इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर दिया गया है, उस एरिया में क्या क्या पावर्स वो एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है। तो लेट अस नो द पावर्स। हम पावर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पावर्स। He or she can enter into premises of any factory along with assistants who are in service of government or any other public authority or with an expert. वो किसी भी premises में एंटर कर सकता है, किसी भी फैक्ट्री के, उसके असिस्टेंट्स के साथ, who are in service of the government, जो गवर्नमेंट के सर्विस में, और any other public authority, और किसी एक्सपर्ट के साथ। ठीक है। नेक्स्ट इज कैन मेक एग्जामिनेशन। प्रीमाइसेस का एग्जामिनेशन कर सकता है, प्लांट मशीनरी का एग्जामिनेशन कर सकता है, आर्टिकल, सब्सटेंस, वॉट एवर इट इज, हर चीज का एग्जामिनेशन वो इंस्पेक्टर कर सकता है। नेक्स्ट इज कैन इंक्वायर इनटू एक्सीडेंट ऑन डेंजरस ऑकरेंस। कोई डेंजरस ऑकरेंस या एक्सीडेंट हुआ है तो उसके अंदर इंक्वायरी वो कर सकता है। ठीक है। और वो एक्सीडेंट किसी भी नेचर का हो, वेदर रिजल्ट कर रहा हो किसी बॉडीली इंजरी में या किसी डिसेबिलिटी में, या नहीं भी कर रहा हो, वो इंक्वायरी की जा सकती है इंस्पेक्टर के थ्रू। एंड कैन रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन ऑन द स्पॉट और अदरवाइज। ऑल्सो वो इंस्पेक्टर किसी भी पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है जो ऑन द स्पॉट पे मिला उसे, या अदरवाइज जो उसको रेलेवेंट लगता हो टू दिस मैटर। ठीक है। नेक्स्ट इज कैन डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर। इंस्पेक्टर डिमांड कर सकता है कि मुझे ये वाला रजिस्टर ला के दो, वो दो, जो वो चाहे वो मांग सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं फैक्ट्री रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट इज इफ ही शी इज ऑफ ओपिनियन विच ही शी हैज रीजन टू बिलीव that any offence has been committed under the act, he can take copies of register, record or other document and also seize them. अगर
उस इंस्पेक्टर को ऐसा ओपिनियन बनता है, ऐसा लगता है कि उसको ऐसा बिलीव हो पा रहा है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है एक्ट के अंडर में, और उसको वो सही नहीं लग रही हैं चीज़ें, कुछ फिशी सा लग रहा है, राइट? तो वो कॉपीज ले सकता है, रजिस्टर की रिकॉर्ड्स की कॉपी ले सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स ले सकता है, उनको सीज भी कर सकता है, उसके पास ये सारे राइट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट द occupier that any premises or any part thereof or anything lying therein shall not be disturbed for the purpose of examination। मतलब कि वो एम्पावर्ड है इस बात के लिए कि वो किसी को रोक भी सकता है कि ये पर्टिकुलर एरिया आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, हमको यहाँ एग्जामिनेशन करना है, मतलब एग्जामिनेशन पर्पस का है और ये सब चीजें हैं, तो यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इस तरह का मना भी ये इंस्पेक्टर कर सकता है, ठीक है। Then next is can also take photographs, recordings and measurements of anything which he considers appropriate for the purpose of examination and inquiry। उसको जो भी लगता है कि उस चीज़ का फोटोग्राफ लेना है, रिकॉर्ड करना है, इसको इसके मेजरमेंट्स लेना है, कोई भी चीज़ हो, वो ये भी कर सकता है। एंड एग्जामिनेशन इंक्वायरी के पर्पज से उसको ये इम्पोर्टेंट लगेगा, तो जो भी है उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड, फोटोग्राफ, मेजरमेंट वो कर सकता है। नेक्स्ट इज कैन ऑर्डर फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यंग पर्सन वर्किंग इन अ फैक्ट्री। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि इंस्पेक्टर को लगता है कि किसी पर्टिकुलर यंग पर्सन का एग्जामिनेशन करवाया जाए मेडिकल, तो वो भी करवा सकता है, उसके पास ये भी राइट है। नेक्स्ट इज कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी सब्सटेंस यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन a factory for the purpose of finding out if the substance is injurious to the health of workers। अब अगर उसको ऐसा लग रहा है, किसको, इंस्पेक्टर को ऐसा लग रहा है कि कोई सब्सटेंस या कोई चीज़ है जिसका एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए क्योंकि वो हेल्थ ऑफ वर्कर्स के लिए इंजीरियस लग रहा है उसको, तो ऐसे केस में उसको वो राइट है, वो सैंपल का, उस सब्सटेंस का एग्जामिनेशन के लिए बोल सकता है, मतलब उसको कंफर्म करने के लिए, राइट, कि वो एक्चुअली में किस तरह वर्क करेगा। वो हेल्थ ऑफ वर्कर्स के लिए अगर खराब है तो देन जो प्रेस्क्राइब्ड होगा उस तरह से इस मैटर को डील किया जाएगा, ठीक है। नाउ द अदर सेक्शन, नेक्स्ट इज सेक्शन 10। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, जो कि किस तरह एक्ट करेंगे, सर्टिफाइंग सर्जन्स की तरह, ठीक है। और ये भी जैसे इंस्पेक्टर का है वैसे ही लोकल लिमिट्स, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स और फैक्ट्रीज जो है उसी के अंडर में ये सर्टिफाइंग सर्जन्स होंगे, एंड ये अपॉइंट किसके थ्रू किए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज सर्टिफाइंग सर्जन्स क्या करते हैं। सर्टिफाइंग सर्जन कैरी आउट द ड्यूटीज जो कि प्रेस्क्राइब्ड होगी उनको इस कनेक्शन के अंडर, मतलब इसके अंडर उनको जो भी ड्यूटीज प्रेस्क्राइब होती है वो सारी सर्टिफाइंग सर्जन्स को परफॉर्म करनी होती है। किसने अपॉइंट किया सर्टिफाइंग सर्जन्स को, स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। दे आर द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ठीक। तो अब हम बात करते हैं वो लोग क्या करते हैं, ड्यूटीज क्या प्रेस्क्राइब। द एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन, यंग पर्सन्स जितने भी हैं फैक्ट्री में उनका एग्जामिन करना और उनके लिए उनके सर्टिफिकेट्स बनाना, जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उस बेसिस पे, ठीक है। इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वेरी ऑब्वियस। द नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड इन फैक्ट्रीज इन डेंजरस ऑक्यूपेशंस और प्रोसेसेस। जो भी पर्सन है इंगेज रहते हैं फैक्ट्री के अंडर जो कि डेंजरस प्रोसेस या हजार्डियस प्रोसेस, ऐसी कोई प्रोसेसेस या ऑक्यूपेशन होते हैं फैक्ट्रीज के, केमिकल्स रिलेटेड एंड ऑल, उन केसेस में एग्जामिनेशन करना किसका, उन लोगों का जो वहाँ वर्क कर रहे हैं, ओके। Now the next is the exercising of such medical supervision is may be prescribed for any factory। Examination उस मेडिकल सुपरविजन का, एक्सरसाइजिंग उस मेडिकल सुपरविजन की जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगा किसी भी फैक्ट्री के लिए,
सब कुछ प्रेस्क्राइब्ड रहता है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई है, बिकॉज फैक्ट्री रिलेटेड वर्क यू नो ना कि काफ़ी हजार्डियस और केमिकल और ऐसे प्रोसेसेस कैरी ऑन होते हैं, तो लोगों की सेफ्टी के लिए ये एक्ट ही उसके लिए, तो काफ़ी कुछ प्रिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो ऐसे जो प्रिस्क्राइब्ड है उसी हिसाब से इट इज़ लाइकलीहुड दैट ऑक्यूपेशनल डिसीज में ऑकर टू द वर्कर्स ड्यू टू any substance or of any manufacturing process or young person are likely to be engaged in and are likely to be affected by it। मतलब ऑलरेडी हमको पता है कि ऑक्यूपेशनल डिसीज भी निकल के आ सकते हैं। कुछ फैक्ट्रीज में ऐसा होता है कि काम ही ऐसा हो रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड डिसीज हो सकती है उन लोगों को। तो ऐसे सब केसेस में एग्जामाइन करना, जो भी मेडिकल सुपरविजन है उसको एक्सरसाइज करना कि वहाँ वो चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो वहाँ पर वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनकी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये सब इस फैक्ट्रीज एक्ट के थ्रू काफ़ी अच्छा हो गया है, वर्कर्स के लिए काफ़ी सेफ्टी और हेल्थ मेजर्स लेके आया है ये। ठीक है, तो यही बात की जा रही है हमारे इस लास्ट पॉइंट में कि इट इज़ लाइकलीहुड दैट द ऑक्यूपेशनल डिसीज में ऑकर टू द वर्कर्स ड्यू टू एनी सब्सटेंस और ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और यंग पर्सन्स आर लाइकली टू बी engaged in and are likely to be affected by it। Okay, so this is all for the obligation of employer। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रही हूँ, जिसमें हम हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स, वेलफेयर मेजर्स के बारे में बात करेंगे जो एक फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर मेंटेन करने होते हैं। ओके, सो फॉर नाउ आई शुड से बाय टू यू गाइज, एंड प्लीज गाइज keep liking my videos and do subscribe my channel। Thank you।